दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप मेरी इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, दुबई, लंदन या कहीं और से? कृपया अपना नाम और जगह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक कहानियां आपके पास पहुंचती रहें। दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद आपका भी भरोसा आपकी पत्नी पर से उठ जाएगा। यह कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है। ट्रक ड्राइवर ने अपना ट्रक बेचकर अपनी पत्नी को एसपी बनाया, और पत्नी एसपी बनते ही पत्नी ने पति को दे दिया तलाक। फिर ट्रक ड्राइवर ने उसको ऐसा सबक सिखाया जिसे से सुनकर आप भी कहेंगे, पति हो तो ऐसा। मुंबई की भीड़भाड़ वाली बस्तियों में, जहां धूल और हॉर्न की आवाज हर वक्त गूंजती थी, वहां रहता था शंकर, एक ट्रक ड्राइवर। शंकर की जिंदगी सादी थी। सुबह जल्दी उठना, अपने ट्रक को चमकाना और फिर लंबे लंबे रास्तों पर माल ढोना। उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसका दिल बड़ा था। शंकर की दुनिया में एक ही चमक थी। उसकी पत्नी माया और शंकर की शादी को 5 साल हो चुके थे। माया पढ़ी लिखी थी, 12वीं पास, और उसका सपना था कि वह एक दिन पुलिस अधिकारी बने। जब वह शंकर से मिली थी, तब उसने अपने सपनों को कहीं दबा दिया था। गांव की जिंदगी, घर की जिम्मेदारियां और शादी के बाद की भागदौड़ ने उसके सपनों को धुंधला कर दिया। लेकिन शंकर ने माया के दिल की बात को समझ लिया था। एक रात जब दोनों दाल रोटी खा रहे थे, शंकर ने माया की आंखों में उदासी देखी। उसने पूछा, माया, तू हमेशा किताबें क्यों देखती रहती है? कुछ तो बात है, बताना। माया ने हिचकिचाते हुए कहा, शंकर, बचपन से मेरा सपना था कि मैं पुलिस में जाऊं, लेकिन अब तो सब खत्म हो गया। शंकर ने उसका हाथ थामा और बोला, सपने कभी खत्म नहीं होते माया, तू पढ़ाई शुरू कर, मैं तेरे साथ हूं। माया ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन शंकर के दिमाग में यह बात घर कर गई। उसने ठान लिया कि वह माया को उसका सपना पूरा करने में मदद करेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। अगले दिन से शंकर ने अपनी जिंदगी बदल दी। वह दिन में 14 घंटे ट्रक चलाने लगा। सुबह 4 बजे उठकर वह माल लादने निकल पड़ता और रात को 11 बजे तक घर लौटता। उसने अपनी छोटी मोटी बचत से माया के लिए किताबें खरीदी और उसे यूपीएससी की तैयारी के लिए प्रेरित किया। माया पहले तो हिचकिचाई, लेकिन शंकर की जिद और प्यार के आगे वह मान गई। माया ने दिन रात पढ़ाई शुरू कर दी। शंकर ने अपने दोस्तों से बात करके एक कोचिंग सेंटर के बारे में पता किया, लेकिन उसकी फीस सुनकर उसके पसीने छूट गए। फिर भी उसने अपने गांव की छोटी सी जमीन बेच दी जो उसके पिता ने उसे दी थी। उसने माया से कहा, यह जमीन तो बस मिट्टी है, लेकिन तेरा सपना सोना है। माया की आंखें भर आईं। उसने शंकर को गले लगाया और वादा किया, शंकर, मैं तुझे कभी निराश नहीं करूंगी। शंकर ने हंसकर कहा, बस तू एसपी बन जा, मैं तो ट्रक चलाता रहूंगा। लेकिन बलिदान यहीं खत्म नहीं हुए। शंकर ने अपने खाने पीने पर कटौती शुरू कर दी। वह दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता और बाकी पैसा माया की पढ़ाई पर खर्च करता। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा, लेकिन उसकी आंखों में माया के लिए वही प्यार और उम्मीद थी। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद माया ने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली। शंकर की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपनी बस्ती में मिठाई बांटी और माया को मंदिर ले जाकर उसका माथा टेका। लेकिन अभी मंजिल दूर थी। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू बाकी थे, और इसके लिए और ज्यादा मेहनत और पैसों की जरूरत थी। शंकर ने अपने ट्रक को बेचने का फैसला किया। यह ट्रक उसकी जिंदगी का सहारा था, लेकिन उसने सोचा कि माया का सपना पूरा होने के बाद वह नया ट्रक ले लेगा। उसने ट्रक बेचकर माया को मुंबई के एक बड़े कोचिंग सेंटर में दाखिला दिलवाया। अब वह किराए का ट्रक चलाने लगा, जिससे उसकी कमाई और कम हो गई। माया अब पूरी तरह पढ़ाई में डूब गई थी। वह दिन रात किताबों में खोई रहती। शंकर को देखने का वक्त भी कम मिलता था। कभी कभी माया कोचिंग से देर रात लौटती और शंकर चुपचाप उसे खाना परोसता। माया थकान में सिर्फ मुस्कुरा देती, लेकिन बातें कम होती थीं। शंकर को लगता कि शायद माया का ध्यान अब सिर्फ उसके सपने पर है, लेकिन वह खुद को समझाता, यह तो अच्छी बात है, वह मेहनत कर रही है। 3 साल बाद वह दिन आया जब माया का यूपीएससी का रिजल्ट आया।
उसने न सिर्फ परीक्षा पास की बल्कि आईपीएस की रैंक हासिल की। शंकर की आंखों में आंसू थे। उसने माया को गले लगाया और कहा, मेरी माया, तूने कर दिखाया। माया ने भी शंकर को गले लगाया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ठंडक थी। शायद थकान थी या शायद कुछ और। शंकर ने ध्यान नहीं दिया। माया की ट्रेनिंग शुरू हुई और वह मुंबई से दूर देहरादून चली गई। शंकर अब अकेले मुंबई में रहता था। वह किराए का ट्रक चलाता और माया से फोन पर बात करता। लेकिन माया के फोन अब कम आने लगे। वह हमेशा व्यस्त रहती। शंकर को बुरा लगता, लेकिन वह सोचता कि यह तो उसकी नई जिंदगी की शुरुआत है। जब माया एसपी बनकर मुंबई लौटी तो वह पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी वर्दी, उसका रुतबा और उसकी बातचीत, सब कुछ नया था। शंकर ने उसे देखकर कहा, माया, तू तो अब बिल्कुल रानी लग रही है। माया ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, शंकर, अब मेरी जिंदगी बदल गई है। शंकर को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ महीनों बाद माया ने शंकर को एक दिन घर बुलाया। शंकर खुशी खुशी गया, लेकिन वहां उसे कुछ कागजात मिले, तलाक के कागजात। माया ने ठंडे लहजे में कहा, शंकर, हमारी जिंदगी अब अलग अलग दिशाओं में जा रही है। मैं अब एसपी हूं। मेरी जिम्मेदारियां, मेरा स्टेटस, सब कुछ अलग है। तू मेरे साथ नहीं चल सकता। शंकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए कहा, माया, मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। मेरा ट्रक, मेरी जमीन, मेरी सेहत, सब कुछ। और तू अब यह कह रही है? माया ने नजरें फेर लीं और बोली, मैंने कभी तुझसे यह सब मांगा नहीं। यह तेरा फैसला था। शंकर का दिल टूट गया। वह चुपचाप कागजात पर दस्तखत करके बाहर निकल गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह नहीं रोया। वह बस अपनी टूटी फूटी जिंदगी को समेटने की कोशिश करने लगा। शंकर अब एक छोटे से कमरे में रहता था। वह फिर से ट्रक चलाने लगा, लेकिन अब उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी। बस्ती के लोग उसकी कहानी जानते थे। कुछ उसे ताने मारते तो कुछ तरस खाते, लेकिन शंकर चुप रहता। एक दिन जब वह ट्रक चला रहा था, एक बुजुर्ग सवारी ने उससे पूछा, बेटा, तू इतना उदास क्यों रहता है? शंकर ने हंसकर कहा, काका, जिंदगी ने कुछ सबक सिखाए हैं। बुजुर्ग ने उसका कंधा थपथपाया और बोले, बेटा, जो गया वह गया, अब आगे देख। शंकर ने उस रात बहुत सोचा। क्या वह सचमुच अपनी जिंदगी को फिर से शुरू कर सकता था? क्या वह अपने टूटे दिल को जोड़ सकता था? या फिर वह हमेशा माया के विश्वासघात की छाया में जीता रहेगा? माया के विश्वासघात के बाद शंकर टूट चुका था, लेकिन उसका दिल अभी भी दूसरों के लिए धड़कता था। मुंबई की तंग बस्तियों में जहां वह ट्रक चलाता था, उसने देखा कि कितने लोग छोटी छोटी समस्याओं से जूझ रहे थे। कोई बिजली के बिल से परेशान था, तो किसी के बच्चे को स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा था। शंकर ने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी को सिर्फ ट्रक चलाने तक सीमित नहीं रखेगा। उसने सोशल वर्क शुरू किया। शंकर दिन में ट्रक चलाता और शाम को अपनी बस्ती के लोगों की मदद करता। वह बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगा, क्योंकि उसे माया की पढ़ाई के दौरान किताबों की अहमियत समझ आ चुकी थी। उसने अपनी छोटी सी कमाई से कुछ बच्चों के लिए स्कूल की फीस भरी। उसने बस्ती में एक छोटा सा सामुदायिक केंद्र खोला, जहां लोग अपनी समस्याएं लेकर आते। शंकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता, फॉर्म भरवाता और लोगों के हक के लिए लड़ता। धीरे धीरे शंकर की बस्ती से लेकर आसपास के इलाकों तक उसका नाम फैलने लगा। लोग उसे शंकर भैया कहकर बुलाने लगे। एक बार उसने एक गरीब महिला को पुलिस केस में मदद की, जब उसका पति उसे मारता था। शंकर ने थाने में जाकर उसकी शिकायत दर्ज करवाई और महिला को इंसाफ दिलवाया। यह खबर स्थानीय अखबार में छपी और शंकर का नाम और चमक गया, लेकिन शंकर का दिल अभी भी खाली था। रात को जब वह अकेले अपने कमरे में लौटता, तो माया की यादें उसे कचोटतीं। वह सोचता, मैंने उसे सब कुछ दिया और उसने मुझे क्या दिया? फिर भी वह अपने दर्द को दूसरों की सेवा में डुबो देता। एक दिन शंकर अपने सामुदायिक केंद्र में बच्चों को पढ़ा रहा था। तभी एक काले रंग की एसयूवी वहां रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा, जिसके साथ दो और लोग थे। वह आदमी शंकर के पास आया और बोला, आप शंकर जी हैं ना? मैं रमेश पाटिल हूं, लोक सेवा पार्टी का सचिव। शंकर ने हैरानी से पूछा, हाँ, मैं शंकर हूं, लेकिन आप मुझसे क्यों मिलने आए? रमेश ने मुस्कुराकर कहा,
शंकर जी, आपकी बस्ती से लेकर पूरी मुंबई में आपके काम की चर्चा है। हमारी पार्टी चाहती है कि आप हमारे साथ जुड़ें। अगले साल मुंबई में विधानसभा चुनाव हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी पार्टी से एमएलए का टिकट लें। शंकर के लिए यह बात किसी सपने जैसी थी। उसने हंसकर कहा, पाटिल जी, मैं तो बस एक ट्रक ड्राइवर हूं, मैं क्या एमएलए बनूंगा? रमेश ने गंभीरता से कहा, शंकर जी, जनता को आप जैसे इंसान की जरूरत है। आपने बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा की है। यह आपका मौका है कि आप और बड़े स्तर पर बदलाव लाएं। शंकर ने पहले मना कर दिया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। वह सोचने लगा कि अगर वह एमएलए बन गया तो वह स्कूल, अस्पताल और सड़कों की हालत सुधार सकता है। वह उन गरीबों की आवाज बन सकता है जिन्हें कोई नहीं सुनता। आखिरकार उसने रमेश पाटिल को हां कह दी। शंकर की जिंदगी अब पूरी तरह बदल गई। उसने ट्रक चलाना कम कर दिया और चुनाव प्रचार में जुट गया। लोक सेवा पार्टी ने उसे मुंबई के एक गरीब इलाके से टिकट दिया, जहां ज्यादातर लोग मजदूर, रिक्शा चालक और छोटे दुकानदार थे। शंकर के लिए यह इलाका अपना था, क्योंकि वह इन लोगों की जिंदगी को करीब से समझता था। शंकर का प्रचार अभियान अनोखा था। वह अपने पुराने ट्रक में ही गलियों में घूमता, माइक लेकर अपनी बात कहता। वह कोई बड़े बड़े वादे नहीं करता था। वह बस इतना कहता, मैं आपका शंकर भैया हूं। आपकी हर छोटी बड़ी परेशानी को मैंने जिया है। मुझे एक मौका दो, मैं आपकी आवाज बनूंगा। उसके प्रतिद्वंद्वी एक बड़े नेता थे, जिनके पास पैसा, रसूखा और गाड़ियों का काफिला था। लेकिन शंकर के पास जनता का प्यार था। बच्चे उसके लिए पोस्टर चिपकाते, औरतें उसके लिए रैलियां निकालतीं और युवा रात रात भर उसके साथ प्रचार करते। चुनाव के दिन शंकर ने अपनी जिंदगी का सबसे लंबा दिन देखा। वह सुबह से रात तक पोलिंग बूथ के चक्कर काटता रहा। जब रिजल्ट की रात आई तो शंकर अपने सामुदायिक केंद्र में बैठा था, जहां उसके साथ सैकड़ों लोग जमा थे। जब टीवी पर खबर आई कि शंकर भैया ने 15,000 वोटों से जीत हासिल की, तो पूरा कमरा खुशी से गूंज उठा। शंकर की आंखें नम थीं। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, यह जीत मेरी नहीं, मेरी बस्ती के हर उस इंसान की है जिसने मुझ पर भरोसा किया। शंकर अब विधायक शंकर भैया बन चुका था। उसने विधानसभा में अपनी पहली स्पीच में कहा, मैं यहां कोई नेता बनने नहीं आया, मैं यहां अपनी जनता की सेवा करने आया हूं। उसने अपने इलाके में स्कूलों की हालत सुधारने, साफ पानी की व्यवस्था करने और गरीबों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य केंद्र खोलने की बात कही। उसकी स्पीच को टीवी पर दिखाया गया और लोग उसकी सादगी की तारीफ करने लगे। लेकिन शंकर की जिंदगी में एक नया तूफान खड़ा होने वाला था। एक दिन जब वह अपने विधायक दफ्तर में बैठा था, उसे एक फोन आया। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज थी, माया। शंकर, मुझे तुमसे मिलना है, माया ने कहा। शंकर का दिल धक से रह गया। उसने ठंडे लहजे में पूछा, क्यों? अब क्या बाकी रह गया? माया ने जवाब दिया, यह बात फोन पर नहीं हो सकती, मैं कल तुम्हारे दफ्तर आ रही हूं। शंकर ने फोन रख दिया, लेकिन उसका मन बेचैन था। क्या माया अब उसकी जीत देखकर लौटना चाहती थी, या फिर कोई नया खेल खेलने आ रही थी? उस रात शंकर को नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि क्या वह माया को माफ कर पाएगा, या फिर उसके जख्म फिर से हरे हो जाएंगे। शंकर अब विधायक बन चुका था। मुंबई की बस्तियों में उसका नाम हर जुबान पर था। लोग उसे शंकर भैया कहकर पुकारते और उसकी सादगी और मेहनत की मिसाल दी जाती। विधानसभा में वह गरीबों की आवाज उठाता और अपने इलाके में स्कूल, अस्पताल और साफ पानी की व्यवस्था के लिए दिन रात मेहनत करता। लेकिन माया का फोन कॉल उसके मन में एक तूफान खड़ा कर गया था। वह सोचता रहा कि माया अब उससे क्या चाहती है। अगले दिन शंकर अपने विधायक दफ्तर में बैठा था। उसका दफ्तर सादा था, एक पुरानी मेज, कुछ कुर्सियां और दीवार पर गांधी जी की तस्वीर। वह कुछ फाइलें देख रहा था, तभी उसका सहायक आया और बोला, शंकर भैया, बाहर एसपी मैडम आई हैं, कह रही हैं कि आपसे मिलना है। शंकर का दिल धड़क गया। उसने सहायक से कहा, उन्हें अंदर बुलाओ। कुछ ही पलों में दरवाजा खुला और माया अंदर आई। वह अपनी वर्दी में थी, एसपी की पूरी शान के साथ। उसकी आंखों में वही ठंडक थी जो शंकर ने तलाक के वक्त देखी थी।
लेकिन आज उसकी मुद्रा में कुछ अलग था, शायद थोड़ा संकोच या शायद कुछ और। शंकर ने बिना भाव दिखाए कहा, बैठो माया, क्या बात है? माया ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, शंकर, मैं यहां निजी वजह से नहीं बल्कि ऑफिशियल काम से आई हूं। सरकार ने मुझे तुम्हारी सिक्योरिटी का इंतजाम करने का आदेश दिया है। शंकर को जैसे बिजली का झटका लगा। वह हंसते हुए बोला, यह क्या मजाक है माया? मेरी सिक्योरिटी और वह भी तुम्हारे जिम्मे? माया ने गंभीरता से कहा, यह कोई मजाक नहीं है। तुम अब विधायक हो और तुम्हारे काम की वजह से कुछ लोग नाराज भी हैं। खुफिया विभाग को खबर मिली है कि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मुझे यह जिम्मेदारी दी गई है। शंकर ने नजरें फेर लीं। उसके मन में पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। उसने कहा, माया, तुमने मुझे पहले ही एक बार खतरे में डाला था, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। माया ने जवाब दिया, शंकर, यह मेरा फर्ज है। तुम चाहो या ना चाहो, मैं यह काम करूंगी। शंकर चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति को कैसे संभाले। एक तरफ उसका मन माया को पूरी तरह खारिज करना चाहता था, दूसरी तरफ वह जानता था कि सिक्योरिटी का मसला गंभीर हो सकता है। उसने आखिरकार कहा, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे आसपास रहो। अपनी ड्यूटी दूर से करो। माया ने हल्का सा सिर हिलाया और चली गई। लेकिन शंकर का मन बेचैन था। उसे लग रहा था कि नियति फिर से उसे माया के सामने लाकर खड़ा कर रही है। अगले कुछ हफ्तों में शंकर की जिंदगी में एक नया बदलाव आया। उसके घर और दफ्तर के आसपास पुलिस की मौजूदगी बढ़ गई। सादी वर्दी में पुलिस वाले उसकी हर गतिविधि पर नजर रखते। शंकर को यह सब अजीब लगता। वह हमेशा कहता, मैं तो बस एक ट्रक ड्राइवर हूं जो अब विधायक बन गया, मुझे क्या खतरा होगा। लेकिन एक रात जब वह अपने सामुदायिक केंद्र से लौट रहा था, उसकी गाड़ी पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। गाड़ी के शीशे टूट गए और ड्राइवर को चोट आई। शंकर बाल बाल बचा। हमलावर अंधेरे में गायब हो गए। इस घटना ने शंकर को हिलाकर रख दिया। उसे समझ आ गया कि सिक्योरिटी की बात कोई मजाक नहीं थी। अगले दिन माया फिर से शंकर के दफ्तर आई। उसने गुस्से में कहा, शंकर, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। अब तुम मेरी बात मानो। मैं तुम्हारी सिक्योरिटी को और सख्त कर रही हूं। शंकर ने गहरी सांस ली और बोला, माया, मुझे नहीं पता तुम क्या चाहती हो, लेकिन अगर यह तुम्हारा फर्ज है तो करो। बस मेरे और तुम्हारे बीच कोई बात नहीं होगी। माया ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर चुप रह गई। वह दफ्तर से चली गई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, शायद पछतावा या शायद कुछ और। माया ने शंकर की सिक्योरिटी के लिए एक खास टीम बनाई जो हर वक्त उसके साथ रहती। शंकर को यह सब बंधन जैसा लगता, लेकिन वह चुपचाप सहन करता। धीरे धीरे उसे पता चला कि माया इस काम में पूरी तरह डूबी हुई है। वह रात रात भर मीटिंग्स करती, खुफिया जानकारी जुटाती और शंकर की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाती। एक दिन शंकर को एक रैली में जाना था। माया ने खुद उसकी सिक्योरिटी का नेतृत्व किया। रैली के दौरान भीड़ में कुछ हंगामा हुआ और एक शख्स ने शंकर की तरफ कुछ फेंका। माया ने तुरंत शंकर को ढाल लिया और उसे सुरक्षित जगह पर ले गई। इस घटना में माया के हाथ में चोट लगी, लेकिन उसने शंकर को एक खरोंच भी नहीं आने दी। शंकर हैरान था। उसने माया से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें चोट लग सकती थी। माया ने ठंडे लहजे में कहा, यह मेरा फर्ज है शंकर। लेकिन शंकर को उसकी आंखों में कुछ और दिखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि माया का यह व्यवहार सिर्फ ड्यूटी है या फिर उसके मन में कुछ और चल रहा है। उसका मन कहता था कि वह माया पर भरोसा न करे, लेकिन उसका दिल कहीं न कहीं पिघल रहा था। शंकर की जिंदगी अब दोहरी जंग बन गई थी। एक तरफ वह अपने विधायक के काम में व्यस्त था, दूसरी तरफ माया की मौजूदगी उसे बार बार अतीत में ले जाती। वह सोचता कि क्या माया सचमुच बदल गई है या फिर यह सब सिर्फ एक दिखावा है। क्या वह उसे फिर से धोखा देगी? एक रात जब शंकर अपने दफ्तर में देर तक काम कर रहा था, माया अचानक वहां आई। उसने कहा, शंकर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शंकर ने ठंडे स्वर में कहा, क्या बात है? सिक्योरिटी का कोई नया प्लान? माया ने गहरी सांस ली और बोली, नहीं शंकर, यह मेरे और तुम्हारे बारे में है। शंकर का दिल तेजी से धड़कने लगा।
वह समझ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं होगी, लेकिन वह तैयार नहीं था कि माया क्या कहने वाली है। क्या वह अपने किए का पछतावा कर रही थी या फिर कोई नया तूफान लाने वाली थी? माया की बात सुनकर शंकर का मन बेचैन हो गया। वह खड़ा हुआ और बोला, माया, अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा। जो था वह तुमने खत्म कर दिया। अब सिर्फ तुम्हारी ड्यूटी है और मेरी जिम्मेदारी। माया ने उसकी आंखों में देखा और उसकी आवाज में हल्का सा कांपन था। शंकर, मैं जानती हूं मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं उस वक्त अपनी महत्वाकांक्षा में अंधी हो गई थी, लेकिन आज जब मैं तुम्हें देखती हूं, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सादगी, मुझे अपने किए का पछतावा होता है। शंकर ने ठंडे लहजे में कहा, पछतावे से कुछ नहीं बदलता माया। तुम अब अपनी जिंदगी जियो और मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। माया चुप रही। उसने एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है शंकर, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी का ध्यान रखूंगी, लेकिन अब तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। वह चली गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे जो शंकर ने देख लिए। शंकर का मन भारी था। उसे माया का पछतावा सच्चा लगा, लेकिन उसके जख्म इतने गहरे थे कि वह उसे माफ नहीं कर पा रहा था। उसने ठान लिया कि वह अब सिर्फ अपनी जनता और अपने काम पर ध्यान देगा। कुछ महीने बीत गए। शंकर अपनी विधायकी की जिम्मेदारियों में डूबा रहा। उसने अपने इलाके में एक नया स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया, जहां गरीबों को मुफ्त इलाज मिलता। इस स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन के दिन शंकर को एक डॉक्टर से मिलने का मौका मिला, डॉ. अनन्या पाटिल। अनन्या एक युवा, मेहनती और संवेदनशील डॉक्टर थी। उसने विदेश में पढ़ाई की थी, लेकिन अपने देश की सेवा के लिए मुंबई लौट आई थी। वह स्वास्थ्य केंद्र में मुख्य डॉक्टर के तौर पर काम कर रही थी। उद्घाटन के दिन जब शंकर ने उससे बात की, तो उसे अनन्या की सादगी और सेवा की भावना ने प्रभावित किया। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, शंकर जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपने इस इलाके के लिए जो किया वह कमाल है। शंकर ने हंसकर जवाब दिया, डॉक्टर साहिबा, मैं तो बस अपनी जनता का कर्ज उतार रहा हूं। असली काम तो आप जैसे लोग करते हैं, जो दिन रात मरीजों की सेवा करते हैं। इस मुलाकात के बाद शंकर और अनन्या की बातचीत बढ़ने लगी। अनन्या अक्सर स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित सुझावों के लिए शंकर से मिलती थी। शंकर को अनन्या की बातों में एक अजीब सा सुकून मिलता था। वह उसकी हंसी, उसकी बुद्धिमानी और उसकी सादगी की ओर खींचता चला गया। समय के साथ शंकर और अनन्या की दोस्ती गहरी होने लगी। अनन्या शंकर के सामुदायिक केंद्र में बच्चों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच के लिए आने लगी। एक दिन जब वह बच्चों को दवाइयां बांट रही थी, शंकर ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, यह औरत कितनी अलग है। इसमें कोई बनावट नहीं, सिर्फ सच्चाई है। एक शाम जब शंकर और अनन्या स्वास्थ्य केंद्र के बाहर बैठे चाय पी रहे थे, अनन्या ने अचानक कहा, शंकर जी, आप हमेशा दूसरों के लिए इतना क्यों करते हैं? कभी अपने लिए कुछ सोचते हैं? शंकर ने गहरी सांस ली और बोला, अनन्या, मेरी जिंदगी में एक वक्त था जब मैंने अपने लिए बहुत कुछ सोचा था, लेकिन अब मुझे दूसरों की खुशी में सुकून मिलता है। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, शंकर जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको भी खुशी का हक है। उस रात शंकर को नींद नहीं आई। अनन्या की बातें उसके दिल में उतर गई थीं। उसे एहसास हुआ कि वह अनन्या के लिए कुछ खास महसूस करने लगा है, लेकिन वह डरता था। माया के विश्वासघात ने उसे प्यार पर भरोसा करने से रोक दिया था। अनन्या को भी शंकर से प्यार हो गया था। वह उसकी सादगी, उसकी मेहनत और उसके जुनून की कायल थी, लेकिन वह जानती थी कि शंकर का अतीत उसे आसानी से आगे बढ़ने नहीं देगा। उसने धीरे धीरे शंकर का भरोसा जीतने का फैसला किया। एक दिन शंकर को अपने इलाके में एक बड़े सामुदायिक कार्यक्रम में जाना था। अनन्या भी वहां बच्चों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाने आई थी। कार्यक्रम के बाद जब सब लोग जा चुके थे, अनन्या ने शंकर को रोक लिया। वह हिचकिचाते हुए बोली, शंकर जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। शंकर ने हैरानी से पूछा, क्या बात है अनन्या? अनन्या ने गहरी सांस ली और बोली, शंकर जी, मैं जानती हूं कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि आपका दिल बहुत बड़ा है। मैं आपसे प्यार करती हूं। शंकर स्तब्ध रह गया।
उसने कुछ पल चुप रहकर अनन्या की आंखों में देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। उसने धीरे से कहा, अनन्या, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, लेकिन मेरे अतीत ने मुझे डरना सिखाया है। अनन्या ने उसका हाथ थामा और बोली, शंकर जी, मैं आपका अतीत नहीं बदल सकती, लेकिन मैं वादा करती हूं कि मैं आपके भविष्य को सुंदर बनाऊंगी। शंकर की आंखें नम हो गईं। उसने अनन्या को गले लगाया और कहा, अनन्या, मुझे वक्त चाहिए, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। समय बीतता गया। शंकर और अनन्या का रिश्ता गहरा होता गया। शंकर ने धीरे धीरे अपने डर को पीछे छोड़ दिया। अनन्या की मौजूदगी ने उसके दिल के जख्मों को भर दिया। वह फिर से हंसने लगा, जीने लगा। एक दिन शंकर ने अनन्या को अपने सामुदायिक केंद्र में बुलाया। वहां बस्ती के बच्चे, बुजुर्ग और सभी लोग जमा थे। शंकर ने माइक लिया और बोला, आज मैं आप सबके सामने एक खास इंसान से कुछ कहना चाहता हूं। वह अनन्या के पास गया, घुटनों पर बैठा और बोला, अनन्या, तुमने मेरी जिंदगी को फिर से रोशनी दी। क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहोगी? अनन्या की आंखें भर आईं। उसने हाँ में सिर हिलाया और वहां मौजूद सभी लोग तालियों से गूंज उठे। कुछ महीनों बाद शंकर और अनन्या की शादी एक सादे समारोह में हुई। बस्ती के लोग, शंकर के समर्थक और अनन्या के सहकर्मी सब शामिल थे। शादी में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ प्यार और खुशी थी। शंकर ने अनन्या को मंगलसूत्र पहनाया और दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया। शंकर अब भी विधायक के तौर पर अपनी जनता की सेवा करता। अनन्या उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर गरीबों के लिए काम करती। दोनों ने मिलकर अपने इलाके को एक मिसाल बनाया, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और इंसानियत की जीत हुई। माया ने दूर से यह सब देखा। वह अब भी शंकर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाल रही थी, लेकिन उसने कभी शंकर के सामने आने की कोशिश नहीं की। शायद वह जानती थी कि शंकर ने अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ लिया है। शंकर और अनन्या की जिंदगी अब प्यार, विश्वास और सेवा से भरी थी। वे एक दूसरे के साथ खुश थे और उनकी बस्ती में हर कोई उनकी मिसाल देता था।